कोठारी सर से कैमरा ऑन हो चुका है सर का। प्रेम सर आप भी कैमरा ऑन कर लें। कैमरा ऑन है? जी जी, लाइव स्ट्रीमिंग ऑन कर दीजिए लक्ष्मण सर। कार्यक्रम का हम आरंभ कर। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, राजस्थान नियोक्ता संघ व शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आत्मनिर्भर भारत सप्ताह, जिसका शुभारंभ माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा 2 अक्टूबर को किया गया, के समापन समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आत्मनिर्भर, आधुनिक, नए और समृद्ध भारत के निर्माण में शिक्षा की अहम भूमिका है। अतः शिक्षक व विद्यार्थी होने के नाते हम यदि स्वयं को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर भारत मिशन से जोड़ ले, देश को प्रगति के मार्ग पर चलने व विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अतः आज हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि जुड़े हैं श्री अतुल कोठारी जी, राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, जिनका देश की शिक्षा को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान है। ही हमारे विशिष्ट अतिथि जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत में शिक्षा के महत्व को सिद्ध किया, प्रोफेसर प्रेम आनंद मिश्रा जी, डीन फैकल्टी ऑफ गांधीयन स्टडीज, गुजरात विद्यापीठ। दोनों ही विद्वानों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं स्वागत करती हूँ माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर एच.डी. चारण सर का, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, निदेशक अकादमिक डॉक्टर वायन सिंह सर व सभी प्रतिभागियों का, पैनलिस्ट का डॉक्टर एस.के. बंसल सर, डीन FOEA, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर वायन सिंह सर को कि वह विश्वविद्यालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत मिशन में योगदान देने हेतु किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालें। ओवर टू यू सर। थैंक यू ममता मैडम। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास एवं राजस्थान नियोक्ता संघ के संयुक्त तत्वावधान में आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत आत्मनिर्भर भारत सप्ताह के कार्यक्रम का 5वां और अंतिम दिन। मैं सर्वप्रथम हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय श्री अतुल कोठारी जी, राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि परम सम्मानीय प्रोफेसर आनंद मिश्रा जी, डीन और विभागाध्यक्ष गांधीवादी अध्ययन संस्थान संकाय विद्यापीठ अहमदाबाद, कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय कुलपति प्रोफेसर चारण साहब, विश्वविद्यालय के ग्रामीण उद्यमिता प्रकोष्ठ की समन्वयक एवं कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर ममता शर्मा पारिक, ग्रामीण उद्यमिता प्रकोष्ठ के अन्य सदस्य श्रीमती नीलम स्वामी, श्री मदन सियाग जी, कार्यक्रम में ऑनलाइन उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि, विश्वविद्यालय एवं सभी संबद्ध और संगठक महाविद्यालयों के सभी निदेशक, प्राचार्य, अधिकारी, प्रोफेसर, प्रतिभागी एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं विश्वविद्यालय परिवार, शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास एवं राजस्थान नियोक्ता संघ की ओर से आप सभी का इस कार्यक्रम में अभिवादन, अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी ने अपने अति व्यस्त समय से समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। आपकी इस गरिमा में उपस्थिति के लिए समस्त विश्वविद्यालय परिवार हृदय से आप सबका आभारी है। तो यह वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का 150वां एवं श्री विनोबा जी का 125वां जयंती वर्ष है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने का महामंत्र दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के भीषण संक्रमण के कारण उत्पन्न आपदा को अवसर में बदलने के लिए सभी 130 भागीरथ प्रयत्न कर भारत को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया है। महोदय, सभी जानते हैं कि किसी भी देश का भविष्य उस देश के बच्चों, छात्रों और युवाओं पर ही निर्भर करता है, क्योंकि ये तीनों ही किसी भी राष्ट्र के मजबूत आधार स्तंभ होते हैं, जिनके कंधों पर एक विकसित महाशक्तिशाली राष्ट्र का सपना पलता है और साकार भी होता है। ये विद्यार्थी अपार संभावनाओं और असीमित प्रतिभाओं के बीच स्वरूप होते हैं, जो आगे चलकर भविष्य में किसी भी राष्ट्र का चहुमुखी विकास करने में
अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं और उस राष्ट्र को पूरे विश्व में एक अलग ही पहचान दिलाने व आत्मनिर्भर भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसी क्रम में और इसी सोच के साथ बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक प्रयास का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत एक आत्मनिर्भर भारत सप्ताह नाम से इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक किया जा रहा है, जिसका आज समापन समारोह है। इस साप्ताहिक कार्यक्रम में देश भर से लगभग 1000 प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। महोदय, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी प्रतिभागियों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को देश के विख्यात एंटरप्रेन्योर्स, सेल्फ मेड इंडस्ट्रियलिस्ट, विभिन्न विषयों के प्रसिद्ध एवं प्रख्यात वक्ताओं से मिलवाकर उनके कार्य करने के प्रकारों, तरीकों, अनुभवों और विशेषज्ञता इत्यादि के बारे में चर्चा करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक प्रयत्न करना है। मुझे बहुत गर्व के साथ बताना चाहता हूं कि इस साप्ताहिक कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र में राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। साथ ही श्री वी.के. जेटली साहब, CEO DCM श्री राम इंडस्ट्री लिमिटेड एवं श्री N.K. जैन साहब, राजस्थान नियोक्ता संघ के अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और हमारे सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आत्मनिर्भर भारत विषय पर अपना उद्बोधन देकर मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के दूसरे दिन डॉक्टर मुक्ता अरोरा, DGM RSRDC राजस्थान सरकार, श्री अर्जुन रत्नू जी, फॉर्मर चीफ जनरल मैनेजर नाबार्ड एवं डॉक्टर रमेश मित्तल, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्री मार्केटिंग ने अतिथि के रूप में उपस्थित होकर सभी प्रतिभागियों का इंडियन एग्रीकल्चर विषय पर अपना उद्बोधन देकर मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के तीसरे दिन हमारे बीच में थी श्रीमती उमा रत्नू जी, जो कि महाशक्ति प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की डायरेक्टर हैं और नारी उत्थान संस्थान की अध्यक्ष हैं। उनके साथ ही सुश्री दीपा माथुर जी, जो कि एक्सपोर्ट फार्म स्टूडियो, फेयर ट्रेड एवं क्वालिस NGO की संस्थापक निदेशक हैं, हमारे बीच में उपस्थित हुई और अपने एक्सपीरियंसेस और इस डायरेक्शन में अपने उद्बोधन द्वारा सारे प्रतिभागियों को लाभान्वित किया। कार्यक्रम के चौथे दिन हमारे साथ पद्मश्री प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता जी, CSIR भटनागर फेलो और जो हनी बी नेटवर्क के संस्थापक हैं। अनिल गुप्ता जी IIM अहमदाबाद और IIT बॉम्बे में एकेडमिक प्रोफेसर भी हैं। कार्यक्रम के दूसरे विशिष्ट अतिथि थे परम सम्मानीय श्री प्रवीण भंडारी जी, जो कि RTU कोटा के फॉर्मर डीन एकेडमिक अफेयर्स रहे हुए हैं। आप सबने अपने अनुभवों और विशेषज्ञता के बारे में सभी शिक्षकों, प्रतिभागियों और छात्रों का मार्गदर्शन किया। मुझे आज खुशी है कि आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर आनंद मिश्रा जी, डीन विभागाध्यक्ष, गांधीवादी अध्ययन संकाय, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, और मुख्य अतिथि के रूप में परम सम्मानीय श्री अतुल कोठारी जी, राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति न्यास। महोदय, कहते हैं कि मौका भी है और दस्तूर भी है। मैं आप सबकी उपस्थिति में विश्वविद्यालय ने जो कोविड-19 महामारी के परिदृश्य में जो कुछ पिछले 5-6 महीनों में जो कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ मैं आपको बताना चाहूंगा। महोदय, विश्वविद्यालय में खोज प्रकोष्ठ एवं उद्यमिता प्रकोष्ठ का गठन किया गया है और इसमें कई विभिन्न कार्य किए गए हैं। उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको अवगत कराना चाहता हूं। पद्मश्री प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता जी द्वारा सुझाए गए सुझावों के अनुसार प्रकोष्ठ की सलाहकार समिति बनाई गई, साथ ही कोर कमेटी का भी गठन किया गया। जून के प्रथम सप्ताह में लोकल इनोवेटर, स्थानीय समस्याओं, अनुपयोगी संसाधनों, पारंपरिक समाधान एवं अन्य संसाधनों की
उपयोग हेतु प्रश्नात्मक विचार जैसे प्रमुख बिंदुओं पर आधारित असाइनमेंट विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को दिए गए, जिसके प्रथम राउंड में जून के प्रथम सप्ताह में 500 से अधिक रेस्पॉन्स विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए, जिनमें से 27 विद्यार्थियों को स्क्रीनिंग राउंड में आमंत्रित किया गया और उनके 10 रचनात्मक विचारों का चयन किया गया, जिनके बारे में कल प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता जी के साथ बहुत ही डिटेल में डिस्कशन हुआ और उन्होंने हमारी इस गतिविधि को बहुत ही अप्रिशिएट किया, बहुत ही सराहा और उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को इस गतिविधि के साथ बहुत आगे तक चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हम उन्हीं के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अन्य शेष विचारों को संबंधित महाविद्यालय के फैकल्टी मेंटर्स को भेजकर उन्हें विद्यार्थियों को मार्गदर्शन कर पुनः भेजने को कहा गया है। सर, द्वितीय राउंड में विद्यार्थियों से जो रचनात्मक विचार आमंत्रित किए गए, उसमें 250 से अधिक रेस्पॉन्स विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त हुए और इसमें से 30 विद्यार्थियों को स्क्रीनिंग राउंड द्वारा आमंत्रित कर उनके रेस्पॉन्स की समीक्षा की गई है और हमारी कोशिश है कि 15 अक्टूबर तक राउंड 2 के सभी प्रतिभागियों का चयन कर लिया जाएगा और विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रोजेक्ट का विवरण व संपूर्ण ईमेल द्वारा हनी नेटवर्क को भी साझा किया गया है। इसके साथ ही जो हमारी भविष्य की जो योजनाएं हैं, हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों को नवाचार हेतु प्रेरित करें और उनके लिए विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन करें। सभी प्रोजेक्ट्स को विश्वविद्यालय स्तर पर टेकपीडिया पर अपलोड करवाएं। विद्यार्थियों को विशेष रूप से सरप्लस मास, वेस्ट मटेरियल, अनयूटिलाइज्ड मटेरियल इत्यादि के क्षेत्र में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करें। विश्वविद्यालय के द्वारा नवाचार संबंधित लेख आमंत्रित करें और उनको ब्लॉग में ब्रॉडकास्ट करें। इस दौरान जो हमारी कोर कमेटी है और एडवाइजरी कमेटी है, उनकी नियमित बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। सभी मेंबर्स द्वारा दिए गए सुझावों को लागू करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने कई ऑनलाइन दूसरे कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं, जिसमें प्रबंधोत्सव, नेशनल ई कार्निवल और भी कई सारे इस टाइप के प्रोग्राम हैं, जिनसे कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों इस कोविड-19 के कोरोना काल में अपना जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, उसको थोड़ा सा उसको कम करने में मदद मिली है। और आप इस समापन समारोह में बीच हमारे बीच प्रोफेसर आनंद मिश्रा जी और मुख्य अतिथि के रूप में श्री अतुल कोठारी जी उपस्थित हैं और हम विश्वास करते हैं, हमारी अपेक्षा है कि आपके जो उद्बोधन है हमारे विद्यार्थियों, शिक्षकों और जितने भी प्रतिभागी हैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। बहुत ही उनका जो मार्गदर्शन है करने में सहायक होगा। इसी के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद कहता हूं। थैंक यू। ओवर टू ममता मैडम। थैंक यू सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूं प्रोफेसर प्रेम आनंद मिश्रा जी को। सर, आप वर्तमान में डीन व हेड हैं फैकल्टी ऑफ गांधीयन स्टडीज गुजरात विद्यापीठ में। आप द्वारा गांधीयन फिलॉसफी, ह्यूमैनिज्म, सोशल हार्मनी, डिबेटिंग नेशनलिज्म, हिंद स्वराज जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर पुस्तकें भी लिखी गई। प्रख्यात जर्नल्स गांधी मार्ग, गांधीयन स्टडीज व इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस में भी आपने अपने लेख द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया। सर से आग्रह है कि वह अपने उद्बोधन द्वारा हमारा और हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें। ओवर टू प्रेम आनंद सर। नमस्कार। मेरी आवाज आप तक आ रही है ममता जी? जी सर, हम सुन पा रहे हैं। ठीक है। और विजुअल्स भी है ना? दिख पा रहा वीडियो है सर नहीं, वीडियो नहीं ऑन हुआ है सर, आप वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ ठीक, धन्यवाद।
सबसे पहले तो मैं आप सभी का, विशेषकर बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का जो आयोजन किया गया है और उसके इस समापन समारोह में मुझे कुछ अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किए, इसलिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। विशेष आभार प्रोफेसर HD चारण सर का, माननीय कुलपति बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, श्री अतुल कोठारी जी, राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, डॉक्टर YN सिंह जी, निदेशक अकादमिक अफेयर्स BTU, एवं कार्यक्रम के सह समन्वयक डॉक्टर ममता शर्मा पारिक जी का भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे कुछ अपनी बातें आप लोगों के साथ और जो प्रतिभागी हैं उनके साथ साझा करने का अवसर दिया है। जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तब जब गांधी का सप्ताह चल रहा हो और गांधी 150 जिसका जिक्र YN सिंह जी ने किया, तो निश्चित रूप से हमें याद रखना पड़ता है कि गांधी की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भारत को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने में रही है। जो विषय आपने मुझे दिया और जिस पर मुझे आपसे बात करनी है वह है आत्मनिर्भर भारत मिशन में शिक्षा की भूमिका। शिक्षा की भूमिका पर मैं समझता हूं कि श्री अतुल कोठारी जी अपने विचार रखेंगे। मैं खास करके तकनीकी शिक्षा के बारे में और वो आत्मनिर्भर भारत को किस तरह से आगे बढ़ा सकता है उस बारे में कुछ अपनी बात रखना चाहूंगा। जब हम तकनीकी शिक्षा की बात करते हैं तो प्रायः विद्यार्थियों को और सामान्य लोगों को ऐसा लगता है कि तकनीकी शिक्षा कुछ ऐसी चीज है जो अभी विकसित हुई, आधुनिकता के बाद विकसित हुई, भारत में 1950 के बाद हुआ। ऐसा हम मानते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन कोई नई चीज है। लेकिन अगर हम भारत में तकनीकी ज्ञान की बात करें, शिक्षा और ज्ञान में बड़ा संबंध भी है और ज्ञान आवश्यक नहीं है कि वो शिक्षा के रूप में भी परिवर्तित हो सके। लेकिन अगर भारत में हम तकनीकी ज्ञान का स्वरूप देखें तो हम आश्चर्य कर सकते हैं और हमको होना चाहिए कि किस प्रकार के तकनीकी ज्ञान भारत में रहा है। दक्षिण भारत के आप मंदिरों को देखें जो 10वीं शताब्दी से पहले 5वीं 6वीं शताब्दी से लेकर के लगभग 16वीं शताब्दी तक बनी है। मामल्लपुरम के मंदिर देख सकते हैं, जो उसके बाद आगे जो मदुरई में जो मंदिर है, आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि वो मंदिरें बिना क्या किसी तकनीकी ज्ञान के संभव थी। अगर हम राजस्थान में देखें तो पूरा राजस्थान किले और गढ़ों का है। तकनीकी ज्ञान कितना गंभीर था कि जोधपुर और जयपुर जैसे किले बनाए गए। उत्तर भारत में देखें तो और पहली से लेकर 5वीं शताब्दी में जब स्तंभ बने, अशोक इसमें सबसे प्रचलित है, शिलालेखों को आप देखें, स्तूप को देखें, तो स्वभावतः हमको पता चलता है कि भारत में तकनीकी ज्ञान खास करके इंजीनियरिंग जो थी वो इतनी ज्यादा विकसित थी कि आज हम देख के आश्चर्य करते हैं। और आज भी अगर फिर से उन चीजों को बनाना पड़े और उस जैसा भी बनाना पड़े तो इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी हम बना पाएंगे कि नहीं, एक बड़ा सवाल उठ जाता है। तो भारत में तकनीकी ज्ञान बहुत अव्वल दर्जे का था, एक अपनी उच्च पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। ऐसा हम जो आसपास जो हम देख रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, प्रांतों में, विस्तारों में, तो हमको लगता है कि तकनीकी ज्ञान ऐसा नहीं था कि भारत के पास नहीं था। ये अलग बात है कि उपनिवेशवादी समय में खास करके 200 वर्षों तक जो हम अंग्रेजों की हमने गुलामी में हम रहे, उसमें हमें इस ज्ञान के प्रति या तो हम वंचित रहे या हमने अपने अंदर एक ऐसी हीनता ग्रंथि विकसित कर ली कि हमें लगा कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं और जो पश्चिम से जो ज्ञान आ रहा है, जो तकनीक ज्ञान आ रहा है वही श्रेष्ठ है। और हमने अपनी सारी चीजें जो हमारी प्राचीन काल की थी, प्राचीन मतलब जो इतिहास में हम जिसे प्राचीन भारत में और मध्य भारत में जो कर रहे हैं वह जो है वो इस प्रकार से विकसित हुआ, उसके बारे में हम अनदेखी कर देते हैं। आपसे मेरा एक और भी अनुरोध है कि जरूरी नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी के भी जितने विकास हुए हैं वो सिर्फ बड़े बड़े मंदिरों और स्तूपों और कलाकृतियों तक सीमित। हमारे स्थानिक स्तर पे भी जरूरत के हिसाब से टेक्नोलॉजी रही। अनुपम मिश्रा जी ने राजस्थान की रजत बूंदे एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने राजस्थान में पानी के संरक्षण के लिए जो प्रयास सुंदर वर्णन किया है और ये आज भी है।
मैं भी राजस्थान में 2 साल रहा हूँ, नागौर डिस्ट्रिक्ट में जैन विश्व भारती में। तो मैं देखा हूँ कि कैसे पानी संरक्षण का वहाँ प्रयास किया जाता रहा है पिछले कई 100 वर्षों से। मिलाकर यह स्थिति है कि हमारे देश में स्थानीय जरूरतों के हिसाब से स्थानीय समुदाय जो है वो आत्मनिर्भर बने, उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी जरूरत के हिसाब से विकसित होती रही। लेकिन जैसा हमसे कहा कि हम इन टेक्नोलॉजी के प्रति हमारा जो है वह एक नजरिया जो है वह इस प्रकार रहा है कि हम इसको या तो ध्यान से देख नहीं पाते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं। हमें उस पर जो गौरव होना चाहिए और उस ज्ञान परंपरा पर जो गौरव होना चाहिए वो नहीं। दूसरी चीज की ये ज्ञान परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो गई, कहाँ गई, कैसे वो विकसित हुआ, इसके बारे में भी कोई दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास उपलब्ध नहीं। तो एक इतिहास का एक शोध का विषय हो सकता है कि यह कैसे था, कैसे हुआ, और अब वो परंपरा कहाँ और किस रूप में है, उसको हम जानने की कोशिश करें। तो आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात कर रहे हैं, हमारा देश आत्मनिर्भर बने, उसमें टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। लेकिन एक चीज हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और उसमें खास करके जब तकनीकी शिक्षा की बात करते हैं, तब तकनीकी शिक्षा किसके लिए, ये एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है। जो भी टेक्नोलॉजी का जो एजुकेशन है उसका उपयोग कौन करेगा। प्रायः जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत जटिल प्रकार की तकनीक की चीजें ध्यान में आती हैं। हमको लगता है कि जितनी कंप्यूटर और जितने सुपर कंप्यूटर है वही टेक्नोलॉजी है, और जन सामान्य से जुड़ी हुई चीजें जो उपयोग की बातें हैं वो टेक्नोलॉजी का हिस्सा। प्रायः जन सामान्य इस चीज को मानता है कि वो उसका हिस्सा नहीं। ये गलत एक धारणा हमारे मन में है। जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और तो जन सामान्य से उसको अलग करके हम नहीं देख सकते हैं। तो प्राथमिक जरूरत को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी और उसका इकाई जो है, अगर हम भारत को निश्चित रूप से ईमानदारी से आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं तो हमको गांव की ओर सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। ये गांधी ने भी कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन यह सिर्फ एक भावनापूर्ण वक्तव्य उनका नहीं था। वो जानते थे कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी गांव में रह रही है और उनकी दिशा और उनकी जो दशा है वह जिस प्रकार से जब तक उनको समृद्ध न बनाया जाए, जब तक उनके जीवन जीने के स्तर को न सुधारा जाए, भारत एक ऐसा समृद्ध इस अर्थ में कि कम से कम वो गरीब राष्ट्र से ऊपर उठ पाना उसके लिए मुश्किल हो जाए। तो वो स्वावलंबन की गांधी बातें की थी और उन्होंने उस संदर्भ में आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी का एक विचार रखा था। टेक्नोलॉजी की भी बातें गांधी जी ने की थी। जब वो चरखा रख रहे थे तो सिर्फ चरखा जो है वह यह प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं था, वह एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो खो गई थी। 1909 में गांधी ने उस चरखा को फिर से सामने लाया और एक टेक्नोलॉजी लोगों के सामने रखी कि इससे आप जीवन जरूरियात की जो चीजें हैं, भोजन के बाद चरखे का उपयोग हो सकता है। लेकिन वो चरखे के व्यामोह में नहीं थे कि चरखे से ही होगा। उन्होंने कहा था भाई इस टेक्नोलॉजी को और विकसित करने की जरूरत है, और खादी ग्रामोद्योग जैसी चीजें हैं वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित हो कि जन सामान्य को सुलभ हो सके, जन सामान्य उसका उपयोग कर सके, और उस समय की जो दरिद्रता थी, उस समय जो समस्याएं थी, उसको दूर करने में उनकी भूमिका, जो गांधी ने जिस चरखा और खादी ग्रामोद्योग और अन्य जो ग्रामोद्योग के लिए जो टेक्नोलॉजी की बात की, उसकी रही। तो हमें सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत के लिए प्राथमिकता निश्चित करने की जरूरत होती है और पड़ेगी, और वो है कि हम हमारी प्राथमिकता क्या है। हम गांव के लिए कोई टेक्नोलॉजी, गांव की जरूरतों के हिसाब से कोई टेक्नोलॉजी का विकास कर सकते हैं। आज भी भारत में चाहे जितना भी विकास हो रहा हो, लेकिन गांव को जब तक हम विकसित नहीं करेंगे, हम जानते हैं कि पूरे भारत को और भारत का जो विकास है वो असंभव रहेगा। तो प्राथमिकता निश्चित करने की गांव के विकास के लिए और उसमें किस प्रकार के टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज कि स्थानीय संसाधन का उपयोग। जो हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आत्मनिर्भरता के संदर्भ में हमें यह ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी कि हम स्थानीय संसाधन जो लोकल रिसोर्सेस हैं, उन लोकल रिसोर्सेस को हम कैसे महत्तम उसका उपयोग कर सकें। अब लोकल रिसोर्सेस, स्थानीय जो संसाधन है वो अलग अलग ढंग के होंगे। जैसे राजस्थान के लिए जो स्थानीय संसाधन है वही चीज आसाम का नहीं हो सकता है,
वही चीज गुजरात का नहीं हो सकता है। वो स्थानीय संसाधन जो है वो दक्षिण भारत के लिए बिल्कुल अलग होंगे। तो स्थानीय संसाधनों का जो समुचित आकलन, आपने अनिल गुप्ता जी की बात की जो सृष्टि संस्था से यहाँ जुड़े रहे हैं अहमदाबाद में, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। हमारे मित्र और मार्गदर्शक दोनों आपके हैं। उन्होंने ऐसे वो एक शोध यात्रा निकालते और बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल जो एक नॉलेज भारत में गांव में है, उस शोध यात्रा में वो कई जगह जाते हैं और जो ज्ञान परंपरा रही है हमारे स्थानीय समूहों में, गांव में, आदिवासी क्षेत्रों में, उनको वो सामने ला करके लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि ये हमारी ज्ञान परंपरा रही है, परंपरागत हमारा ज्ञान रहा है और इसका ऐसा उपयोग हो सकता है। तो ये चीज कि हम स्थानीय संसाधनों के बारे में एक हमारी जो एक मनोवृत्ति है उसके में बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि हम प्राय अपने स्थानीय जो भी संसाधन है उसके बारे में एक फिर से मैं बताऊं कि एक आधुनिकता का जो व्यामोह, और आधुनिकता से ज्यादा हम कहें कि पश्चिम का जो व्यामोह है, उसमें हम फंस कर यह सोचते हैं कि स्थानीय संसाधन उपयोगी नहीं हो सकते जब तक कोई फॉरेन, कोई इंपोर्टेड, कोई अब्रॉड की चीजें हमारे पास न हो, तब तक हम न तो ठीक से जी पा सकने की स्थिति में है, न हमारा जो है वो विकास हो पाएगा, न हम विकसित कहे जाएंगे। हर चीज हमारे पास जब तक विदेशी नहीं होगा, हम अपने आप को भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम ठीक ढंग से रह रहे हैं या हमारा जो है वो एक स्टेटस। तो भारत में ये मानसिकता जो है कि स्थानीय संसाधनों के प्रति हमारी जो एक उनके प्रति हमारा विश्वास का भाव, उसमें ढूंढने का कि भाई क्या जरूरत हमारे, कि कोई भी समाज जो है वो 5000 वर्ष से अगर ये देश चल रहा है तो वहाँ स्थानीय क्षेत्रों में ज्ञान की परंपरा रही है। वो अपनी समस्याओं को, अपने जो भी उनकी मुश्किलें हैं उसके समाधान के लिए टेक्नोलॉजी की उन्होंने मदद ली। अगर आप राजस्थान में अपने गांव में देखेंगे तो आपको लगेगा कि हजारों वर्षों से जो ये कई समस्याओं के समाधान के लिए कुछ टेक्नोलॉजी विकसित की गई, लेकिन कुछ चीजों में बिल्कुल नहीं हुआ। खेती के क्षेत्र में आप जरा ध्यान से देखिए कि कुदाल, फावड़ा, जो भी चीजें हैं वो आप 400 साल से, 200 साल से और 50 साल से तो आप देख ही रहे हो कि वैसे का वैसे ही सारी चीजें विकसित हो सकती है। क्या हमारे एग्रीकल्चरल टूल्स जो है, क्या हमने उसमें सुधार करने का कोई भी कोशिश किया है? आप देखेंगे कि नहीं हुआ। प्राय टेक्नोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम एक बड़ी टेक्नोलॉजी की जो बड़ी टेक्नोलॉजी मीन्स कि जटिल से जटिल स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। हम चांद पे कैसे पहुंचे, आवश्यक है, जरूरी है, उसके कोई इनकार नहीं है, लेकिन क्या स्थानीय जरूरतों के लिए टेक्नोलॉजी की बात की गई है? आप देखेंगे बहुत कम हुआ है। बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब प्रोफेसर सिंह इस बात को बता रहे थे कि कैसे वो छात्रों से नवाचार के लिए आमंत्रण कर रहे हैं, नए नए उनके विचार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर पहल कि हम कैसे अपने स्थानीय ज्ञान परंपरा को, जिसका एक बहुत बड़ा खजाना हमारे पास है, वो हम उसको लाएं, आगे लाएं और फिर हम उसको विकसित करें। हमारा समाज बहुत पुराना, दुनिया का सबसे पुराना समाज है ये भारत, पूरा देश। इसमें ऐसा तो नहीं है कि बिना टेक्नोलॉजी के ये देश इतना बड़ा हो गया और इतने हजार वर्षों से ये चलता आ रहा है। तो क्या था वो, हम उन चीजों को फिर से लाएं, नए संदर्भ में उसको हम परिभाषित करें। तो दूसरी चीज कि हम स्थानीय जरूरत के बाद स्थानीय संसाधनों के बारे में ध्यान दें, स्थानीय ज्ञान जिसकी बात मैंने आपसे की, और जो नॉलेज, विजडम, जो बुद्धिमत्ता, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप जरूर राजस्थान की रजत बूंदें जो उनको मिश्रा जी ने लिखी है, जो पानी बचाने को लेकर के जो राजस्थान के समाज ने क्या प्रयास किए, आप जरूर एक बार पढ़कर देखिएगा। आपको लगेगा कि कैसे ये समाज हजारों वर्षों से अपनी पानी की समस्या, और बहुत बड़ी समस्या है, आज भी शहर भी पानी की समस्या को अपने ढंग से समाधान नहीं कर पा रहा है। वो केंद्रीकृत ढंग से सारी समस्याओं का समाधान करता है, लेकिन हमारा समाज भारत का विकेंद्रीकृत ढंग से इन चीजों का समाधान करता रहा है। लेकिन हमें एक और चीज ध्यान रखना है कि जब हम इन चीजों की बात करें, जो लोकल नॉलेज और लोकल विजडम की जब हम बात करते हैं, तब हमें वैज्ञानिक आधार देने का प्रयास करना है। जो भी टेक्नोलॉजी से संबंधित विश्वविद्यालय हैं, जैसे आप बीकानेर, ये आपका टेक्नोलॉजी का यूनिवर्सिटी है, हमारे यहाँ के कई विश्वविद्यालय हैं, हमारे पास टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन सवाल है कि जो परंपरागत जो ज्ञान हमारा है उसका हम अब तक कोई वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत कर पाने में असफल रहे हैं। मैं एक बहुत सीधा उदाहरण आपको बताऊं कि, और ये बात गांधी ने एक बार कही थी कि भारत में आयुर्वेद बड़ा अच्छा है,
होम्योपैथ भी अच्छा विकसित हो रहा है, लेकिन क्या कोई एक्सपेरिमेंट हमारे यहाँ हो पाता है? हम कोरोना काल में बहुत काढ़ा पी रहे हैं, सही है, बहुत फायदा है उससे, लेकिन क्या हमारे पास कोई वैज्ञानिक आधार किसी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हॉस्पिटल से रिसर्च हुआ कि वास्तव में इसमें ऐसा क्या है कि ये उपयोगी हो रहा है? अगर नहीं होता है तो फिर हम उसकी, क्योंकि विश्व में जब आप भारत के टेक्नोलॉजी की बात करेंगे और जब आप इन चीजों को सामने रखना चाहेंगे, जब स्थानीय ज्ञान और बुद्धिमत्ता को, तो वैज्ञानिक जगत प्रमाण मांग, प्रूफ, एविडेंस, प्रूफ क्या है इस बात? टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी इस बात को जानते हैं कि जब तक आप प्रमाण नहीं देंगे तब तक आपके ज्ञान पर संदेह किया ही जाता रहेगा। तो ऐसे प्रमाण देने का काम, उसकी उपयोगिता प्रदर्शित करने का काम निश्चित रूप से जो टेक्नोलॉजी से संबंधित विश्वविद्यालय हैं उनका काम होता है और उनको इनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा चीज कि जब हम आत्मनिर्भर भारत में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तब उस टेक्नोलॉजी का संचालन एवं उनका नियंत्रण किसके हाथ में? आज जो भी टेक्नोलॉजी है उसका संचालन और नियंत्रण किसी अन्य के हाथ में है। और आप देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने में जो भी हो रहा है उसमें, जैसे आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, जो भी है वो हमारे ये जो एप्स आप यूज कर रहे हैं उसका संचालन और नियंत्रण कहीं हो। तो हमें निश्चित रूप से जब हम टेक्नोलॉजी अगर इस तरह की विकसित करें और जब हम करेंगे तब उनका संचालन, जो उनको कैसे कंडक्ट करना है, आगे बढ़ाना है और उसके मॉनिटरिंग रेगुलेशन, वो हम तभी हम आत्मनिर्भर होंगे। जब तक हम दूसरे पर आश्रित रहेंगे, देख रहे हैं आत्मनिर्भरता की हमारी बात अधूरी रहेगी। गांधी ने ये बात नहीं कहा था कि वही टेक्नोलॉजी ह्यूमन टेक्नोलॉजी हो सकती है, वही टेक्नोलॉजी समाज के लिए उपयोगी होगी जिसमें टेक्नोलॉजी का संचालन है वह व्यक्ति के हाथ में हो, स्थानीय की शिक्षा जो भी है उसको ये विकसित करने की जरूरत पड़ेगी और वो कर ही रहे हैं इस बात को कि कैसे टेक्नोलॉजी का कंट्रोल और रेगुलेशंस जो हो वो उस इंस्टीट्यूशंस के हाथ में हो जो उस चीज को डेवलप कर रहा हो, भले बाद में पेटेंट हो, जो भी होते हैं उसके, लेकिन उनके हमारे हाथ में होना चाहिए। दूसरा कि मनुष्य केंद्र में होना आवश्यक। अंतिम 2 पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, खास करके तकनीकी शिक्षा का आत्मनिर्भर भारत के मिशन में जो उसकी भूमिका है कि केंद्र में व्यक्ति होना चाहिए। हमारे टेक्नोलॉजी में अभी जो हम देख रहे हैं उसमें कोई संरचना, कोई स्ट्रक्चर उसके केंद्र में होता है। व्यक्ति के जीवन के को विकसित बनाने में, उसको उसके जीवन स्तर को सुधारने में, क्योंकि भारत अभी भी गांव में रह रहा है ज्यादातर लोग, तो उसमें टेक्नोलॉजी कैसे उसकी भूमिका होगी, उसमें केंद्र में सबसे अंतिम व्यक्ति, द लास्ट पर्सन, गांधी जी से अंत्योदय बोलते हैं कि क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसानों के लिए हो या किसान का श्रम उसमें कम हो, उनका उत्पादन ज्यादा हो, वो ज्यादा उनका जीवन स्तर सुधर सके? क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है जो मजदूरों को, जो मजदूरी के जो उनके औजार हैं, उन औजारों में ऐसा क्या परिवर्तन लाया जा सकता है कि क्रम श्रम में अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें? तभी हम आत्मनिर्भरता और सच्चे अर्थों में, और जो गांधी आत्मनिर्भरता स्वावलंबन की बात कर रहे हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे सामने भी उभर कर आ रहा है, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और जब हम आज पूरे भारत में, सारी दुनिया में, तो उसके साथ पर्यावरण की समस्या जुड़ जाती है। ऐसी स्थिति में जब हम आत्मनिर्भर भारत के लिए टेक्नोलॉजी की शिक्षा की बात कर रहे हैं तब वह टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से पर्यावरण के अनुकूल, यह एक बहुत बड़ा पैरामीटर और बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है कि किस प्रकार से हम तकनीकी शिक्षा को विकसित करें, आगे बढ़ाएं, जिसमें कि पर्यावरण का नुकसान कम। तो टेक्नोलॉजी से संबंधित ज्ञान देने वाली जो भी विश्वविद्यालय है वह निश्चित रूप से जब आत्मनिर्भर भारत की ओर जब प्रयास करेंगी तो इस पैरामीटर और इस तरह के चुनौतियों का वो उनको सामना करना है और वो
कैसे इन चुनौतियों से मुश्किलों से वो सामना करके आगे बढ़ेंगी, यही आप अपने विश्वविद्यालयों में सीख रहे हैं, सीखेंगे और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये एक आवश्यक कदम है। यह मुझे आप लोगों से कहना था। तो आप लोगों ने मुझे समय दिया, उसमें मैं अपनी बातें पूरी कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि गांधी की कई बातें को मैंने नए ढंग से, नए परिदृश्य में आप लोगों के समक्ष रखा है। आपने आमंत्रित किया, इसके लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत ही सहजता और सरलता से जिस तरीके से आपने आत्मनिर्भर बनने के लिए जो मूलभूत तत्व हैं उनके बारे में बताया, मूलभूत चीजें हैं जिन पे हमें बहुत फोकस करने की जरूरत है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। जैसा सर आपने कहा कि ग्रामीण विकास जो है वह भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो एक ऐसी ही पहल जो बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही है, ग्रामीण उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ जो बनाया गया है, उसका उद्घाटन समारोह भी है आज। मैं आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री अतुल कोठारी सर को कि वह डिजिटल माध्यम से हमारे ग्रामीण उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ का उद्घाटन करें। और मुझे ये बताते हुए भी बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे जो 42 महाविद्यालय हैं, संबंधित महाविद्यालय, उन सभी में इस प्रकोष्ठ की स्थापना करी गई है, जिससे हम गांव तक पहुंच करके और ग्रामीण विकास के द्वारा आत्मनिर्भरता की ओर भारत को अग्रसर करें। अतुल जी, तो मैं अतुल जी का वीडियो नजर नहीं आ रहा। अतुल सर, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? बिल्कुल। सर, ये एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उद्घाटन करने का, तो माननीय मुख्य अतिथि द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है और हमारे 42 के 42 संबंधित विश्वविद्यालयों में इस प्रकोष्ठ का उद्घाटन किया गया है। और हम यह कमिट करते हैं आपको कि हम इस प्रकोष्ठ के द्वारा ग्रामीण जनों तक पहुंच करके और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देंगे, ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देंगे और उद्यमिता को बढ़ावा देंगे। थैंक यू सर। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं इसी के साथ हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनको आग्रह करती हूं कि वह अपने उद्बोधन प्रस्तुत करें। हालांकि इनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी कार्यक्रम की परंपरा है, मैं आपका संक्षिप्त परिचय से अवगत करवाना चाहूंगी प्रतिभागियों को। राष्ट्रीय शिक्षा की उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव है। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महामंत्री भी रहे हैं। विगत वर्षों में आपने शिक्षा बचाओ आंदोलन के माध्यम से देश के पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों में विसंगतियों को दूर करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप द्वारा शिक्षा संबंधित 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आप कई शोध पत्रिकाओं के संपादक भी हैं। वह आप इन सभी संस्थानों और मंचों के माध्यम से निरंतर भाषाओं के विषय में बात करते हैं। वह इन विषयों को उजागर करते हैं तथा भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। मैं आमंत्रित करती हूं सर को, आग्रह करती हूं कि वह हमारा मार्गदर्शन करें। ओवर टू कोठारी सर। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान एवं शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस आत्मनिर्भर भारत में तकनीकी शिक्षा का योगदान, इसके कार्यक्रम के सम्मानीय अध्यक्ष और अपने विश्वविद्यालय के सम्मानीय कुलपति हमारे मित्र प्रोफेसर एच.डी. चारण जी, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर प्रेमानंद मिश्रा जी, संचालक बहन ममता शर्मा जी तथा इस वेबिनार में प्रतिभागिता कर रहे सभी विद्वान आचार्य बंधुओं, बहनों, प्रिय छात्र भाई और बहनों। आपका वीडियो नहीं आ रहा। क्यों मैं ऑन करता हूँ बार बार ऑफ हो जाता है, मालूम नहीं क्या हो रहा है।
हो गया। हो गया ना? सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर चारण साहब और विश्वविद्यालय के परिवार के सभी का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर एक पूरे सप्ताह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और आज ग्रामीण उद्योग उद्यमिता प्रकोष्ठ का उद्घाटन भी किया गया। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है और इसमें मुझे सम्मिलित किया गया, मुझे एक अवसर दिया गया इस औपचारिक उद्घाटन करने का, इसलिए आप सभी का मैं धन्यवाद भी करता हूँ। देश को आत्मनिर्भर करने की बात जो है तो ये कोई नई बात नहीं है। कुछ समय पूर्व ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही और हम सबको एक आह्वान किया। मैंने जैसे कहा ये कोई नई बात नहीं थी। आधुनिक भारत में स्वतंत्रता पूर्व की बात भी अगर करें तो महात्मा गांधी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, इन दोनों महानुभावों का एक बहुत बड़ा योगदान इस विषय में रहा है। इन्होंने स्वावलंबन और देश आत्मनिर्भर करने की बात पर काफी बल दिया था और कई प्रकार के कार्य भी हाथ में लिए थे। तो इस दृष्टि से आज आधुनिक संदर्भ में हमने उसको अलग से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे जैसे काल परिस्थिति बदलती है ऐसे ऐसे देश समाज की आवश्यकताएं भी बदलती रहती है। इस संदर्भ में लेकिन मूलभूत जो चिंतन है वो पूज्य महात्मा गांधी जी ने दिया हो, दीनदयाल जी ने दिया हो या हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी बात कही हो, मूल आधार तो वही है, मूल चिंतन एक ही है, मूल सिद्धांत एक ही है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार उसको हमने ढालना होता है। इस दृष्टि से देश को अगर आत्मनिर्भर करना है तो जब तक देश के छात्र आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। इसलिए शिक्षा क्षेत्र की एक अहम भूमिका इसके लिए बन जाती है और इसमें भी तकनीकी शिक्षा संस्थानों की, तकनीकी विश्वविद्यालयों की भूमिका सबसे अहम इसमें होती है, क्योंकि देश को आत्मनिर्भर करने में तकनीक का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस दृष्टि से तकनीकी विश्वविद्यालय ने जो विषय अपने हाथ में लिया है ये बहुत ही एक अभिनंदन का पात्र कदम है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया सबको और लोकल को वोकल बनाने की बात कही और सौभाग्य से शिक्षा नीति में भी इन सब बातों का उल्लेख है, लेकिन शिक्षा नीति की बात मैं आज ज्यादा नहीं करूंगा, जिसकी चर्चा हमने कल करनी है। लेकिन प्रधानमंत्री जब आह्वान किया तो मैं सोचने लगा कि देश कैसे आत्मनिर्भर होगा। तो चिंतन करते करते मेरे विचार मन में आया कि देश को आत्मनिर्भर करना है तो विद्यार्थियों को, छात्रों को आत्मनिर्भर करना पड़ेगा और छात्रों को आत्मनिर्भर करने का सशक्त माध्यम शिक्षा ही हो सकता है। इसलिए शिक्षा क्षेत्र की एक बहुत अहम भूमिका इसमें बन जाती है और शिक्षा क्षेत्र में सौभाग्य से जब ये अभियान हमने प्रारंभ किया बाद में, तो आज देश के लगभग 10 आसपास विश्वविद्यालय और कई विद्यालय में ये काम प्रारंभ हो गया है और बहुत अच्छी तरह से ये अभियान आगे बढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले कानपुर विश्वविद्यालय ने ये कार्य प्रारंभ किया। उस अभियान का राष्ट्रीय संरक्षक भी मुझे उन्होंने बनाया है। पहला काम किया कि सर्वे किया गया सब कि वहां की आवश्यकताएं क्या क्या है। प्रमुख रूप से 3 बातें महत्वपूर्ण है इसमें। एक तो जिस ग्रामीण उद्यमिता की बात यहाँ कही गई और इस पर काम करने का भी योजना बनी है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है।
क्योंकि जब तक हमारे गांव और हमारे किसान समृद्ध नहीं होंगे, आत्मनिर्भर नहीं होंगे, क्योंकि हमारा गांव आधारित ही हमारा देश है, 6 लाख से अधिक गांव है, कृषि आधारित हमारा देश है। तो इसलिए कृषि और गांवों को आत्मनिर्भर बनाना ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि आज दुर्भाग्य से कुछ वर्षों से हमारे यहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? तो जब वो बीज बोते हैं तब तो बीज बहुत महंगा मिलता है उनको, खाद भी बहुत महंगा मिलता है, सारी चीजें उनको महंगी लेकर वो बुआई करते हैं, और जब फसल अच्छी हो जाती है तो दाम बिल्कुल कम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कई क्षेत्रों में, देश के विभिन्न राज्यों में, अलग अलग जिलों में स्थिति देखने मिलती है। टमाटर की फसल बहुत अच्छी हो गई, अभी फसल हो गई तो भाव इतना कम, दाम इतने कम हो जाते हैं कि कभी कभी तो किसान बेचारे परिवहन का खर्चा भी नहीं हो सकता है, इसलिए रोड पर फेंक देते हैं। जब 100 रुपये केजी टमाटर होता है और जब किसान रोड पर टमाटर फेंक देते हैं, उसी समय टमाटर के सॉस के दाम में 1 पैसा कम नहीं होता। उसी गांव में वो टमाटर का सॉस मल्टीनेशनल विदेशी कंपनी पेप्सी जैसी कंपनियों से बना हुआ सॉस बिकता है, और जब टमाटर रोड पर लोग फेंक देते हैं तभी वो किसान जब किराना की दुकान में टमाटर का सॉस लेने जाता है तो उसमें 1 पैसा दाम कम नहीं होता है। क्या हमारे इंजीनियर टमाटर सॉस बनाने के छोटे छोटे कोई उद्योग नहीं स्थापित कर सकते? इसके लिए कोई हम मशीनरी नहीं विकसित कर सकते? कोई बड़ी बात नहीं है। पूर्व में तो हमारे घरों में भी टमाटर के सॉस महिलाएं बना लेती थी। तो उन किसानों को टमाटर के दाम भी अच्छे मिलेंगे, साथ साथ वहां उद्योग स्थापित होने से वहीं के युवकों को रोजगार प्राप्त होगा, और उस क्षेत्र का भी उद्योग स्थापित होने से विकास होगा। क्योंकि आज हमारी सारी व्यवस्थाएं, सारी नीतियां शहर केंद्रित हो गई है, बड़े उद्योग भी शहरों में स्थापित होते हैं। तो इस प्रकार की जो महात्मा गांधी जी ने एक विकेंद्रित अर्थव्यवस्था की बात कही है, इस दिशा में हमने कदम बढ़ाए। इस प्रकार की तकनीकी का विकास, बस किसानों के लिए 2 ही बात आवश्यकता है, एक तो प्रोसेसिंग की व्यवस्था वहां ठीक हो जाए, दूसरा मार्केटिंग की व्यवस्था हो जाए, तो फिर किसानों को बहुत कुछ, हर विषयों में, हर बातों में, हर फसल में लाभ मिल सकता है। क्योंकि सारी जो प्रक्रिया है आज हमारे देश में, जैसे उदाहरण के जिस झाबुआ में हमने एक 4 विद्यालयों के संकुल ने पूरे झाबुआ जिले को आत्मनिर्भर करने का कार्य प्रारंभ किया है, 2 तारीख को इसका उद्घाटन किया, तो उस क्षेत्र में भी टमाटर बहुत अच्छे होते हैं। तो कई बार तो लोग जैसे कहते हैं कि हमारे टमाटर तो पाकिस्तान तक जाते हैं, अच्छी बात है वो, लेकिन किसान को क्या मिलता है? वहां टमाटर जो होते हैं वो टमाटर उनको भेजना है, विदेश भेजना है कि दिल्ली भेजना है, तो वहां से वो मेघनगर स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहां तक वो पहुंचाते हैं। तो मेघनगर पहुंचाने का परिवहन का खर्चा होता है, मजदूरी का खर्चा, चढ़ा उतारने का दोनों होता है, फिर वहां से ट्रेन में ले जाते हैं, ट्रेन का खर्चा होता है, वो दिल्ली आता है, और दिल्ली से फिर वो पाकिस्तान जाता है ट्रेन से। अभी इतनी प्रक्रिया में कितने बिचौलिए लाभ लेते हैं, कितनी मजदूरी का खर्च होता है, कितने टमाटर वेस्ट होते हैं, तो जिससे इस कारण से किसानों के हाथ में कुछ नहीं आता है। दूसरी बात की जो
प्रेमानंद जी ने भी बात का थोड़ा उल्लेख किया कि हमारे यहाँ आधुनिकता यानी पश्चिम का अंधानुकरण, यही आधुनिकता हमने मान लिया। आधुनिकता का तात्पर्य कोई पश्चिम से, पूर्व से, उत्तर से, दक्षिण से नहीं है। वो तो आधुनिकता तो मन से जुड़ा हुआ विषय है। जैसे हमारे यहाँ किसान पहले बैलगाड़ी से खेती करते थे, लेकिन आधुनिकता में क्या आया, ट्रैक्टर आ गया इसकी जगह। अभी जिन पश्चिम के देशों में ट्रैक्टर से खेती की जाती है, वहां किसानों के पास बड़े बड़े खेत होते हैं, 200, 500, हजारों एकड़ जमीन होती है, तो उनकी शायद आवश्यकता, मजबूरी दोनों होगी। लेकिन हमारे यहाँ तो किसानों के पास छोटे छोटे खेत होते हैं, 2 एकड़, 4 एकड़, 8 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़ जमीन होती है, और ट्रैक्टर से उस जमीन में जो कछुए जैसी चीजें होती है, जो जीव जंतु होते हैं कि जो खेती के लिए बहुत उपयोगी जरूरी चीज है, वो भी मर जाते हैं कछुए, तो उल्टा जमीन को भी नुकसान होता है। और हमारे छोटे छोटे किसान ट्रैक्टर खरीद भी नहीं सकते, कहीं से किराए पर लेना पड़ता है उनको। लेकिन हमने हमारी बैलगाड़ी को आधुनिक बनाने का कभी विचार नहीं किया कि बैलगाड़ी को किस प्रकार, इसके जो व्हील है, उसके जो बेरिंग है, ऐसी जो सारी चीजें छोटी छोटी है, उसको थोड़ा आधुनिक स्वरूप दिया जाए कि जिससे उनकी गति बढ़ जाए, जिससे बैल को भी कम कष्ट हो और काम की खेती का जल्दी हो जाए। इस प्रकार का आधुनिकता का आपने विचार नहीं किया। तो पहली बात है कि ये जो कृषि क्षेत्र की वहां वहां की आवश्यकता है, उसको चिन्हित करना, और वहां इस प्रकार के कुटीर गृह उद्योग क्या प्रारंभ हो सकते हैं, वहां की आवश्यकता के अनुसार तकनीकी का विकास करना, ये पहला काम है। दूसरा, उद्योगों की दृष्टि से विचार करें कि उद्योगों की आवश्यकता क्या है। क्या इंजीनियरों की जरूरत नहीं है हमारे देश को या दुनिया को? बहुत आवश्यकता है। लेकिन हमारे इंजीनियर जो निकल रहे हैं, इनका स्तर क्या है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। देश विदेश में कई जो सर्वे हुए हैं, अध्ययन हुए हैं, उसके आंकड़े बताते हैं कि भारत में इंजीनियरिंग पढ़ाई करने वाले निकलने वाले छात्र जैसे 25%, 25% भी काम के जॉब के लायक नहीं है। उद्योगों आवश्यकता तो है, लेकिन इस प्रकार के बच्चे नहीं है। हमने गत दिसंबर में एक तकनीकी शिक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। तो उस सम्मेलन में एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी के सम्मानीय निदेशक, डायरेक्टर भी आए थे। तो उन्होंने अपने उद्बोधन में एक सत्र में कहा कि जब मैं बीटेक एमटेक सब करके आईआईटी से किया था, उन्होंने बीटेक एमटेक, और एक उद्योग में शुरू शुरू नौकरी में गया था। तो कुछ दिन के बाद मैनेजिंग डायरेक्टर ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि जो आपने पढ़ाई की है ना, उसको एक तरफ रख दो, यहाँ की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण ट्रेनिंग लो, बाद में काम करो। तो उन्होंने कहा, मुझे इतना धक्का लगा कि मैंने 20 साल इस शिक्षा के पीछे खर्च कर दिए, मेरे माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च कर दिए, सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, और ये एमडी कहता है कि इसका कोई काम नहीं है। तो हमारी शिक्षा, आज की शिक्षा से दो ही बात होती है, एक नौकर बनता है, जो नौकर नहीं बनता वो बेकार बनता है। क्योंकि बच्चों को व्यवहारिक शिक्षण, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, फील्ड वर्क, एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज उनके पास है ही नहीं बच्चों के पास। तो इस दृष्टि से बच्चों में
इस प्रकार की रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, शोध का स्वभाव बने, इस दृष्टि से हमने शिक्षा की पाठ्यक्रमों का स्वरूप और इस प्रकार की पेडागोजी का विचार करना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ अधिकतर थियरी पढ़ाई जाती है, कुछ मात्रा में प्रैक्टिकल जहां होता है वो भी लैब तक सीमित होता है। भारतीय जो मूल परंपरा है शिक्षा की, उसमें तो पहले प्रैक्टिकल करो, बाद में थियरी पढ़ाओ, तो थियरी समझना बहुत इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। जब बच्चा प्रैक्टिकल काम कर लेता है, फिर थियरी समझना बहुत सरल है। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मैं जब कॉमर्स में पढ़ाई करता था तो हमारे अकाउंट आता था, तो अकाउंट में दो भाग थे, एक द्विनोदी पद्धति और एक अपनी देशी पद्धति। तो देशी पद्धति के 30 मार्क्स थे, तो मैं उस 30 मार्क्स देशी पद्धति का जब भी लेक्चर होता था तो मैं कभी नहीं बैठता, फिर भी मुझे उसे 30 में से 27, 28, 29 मार्क निश्चित आते थे। क्यों? क्योंकि मैं मेरे चाचा जी की पीढ़ी पर प्रैक्टिकली वो अकाउंट का काम करता था। फिर 2-4 मार्क की थियरी आती तो कोई भी पढ़कर कर लेगा। तो तरीका पढ़ाने का ये हमारा मूलभूत है और यही साइंटिफिक है कि पहले प्रैक्टिकल कराओ, बाद में थियरी बच्चों को समझाओ, तो फिर बच्चे आसानी से थियरी समझ जाएंगे। तो ये पेडागोजी लेवल पर और पाठ्यक्रमों में इस प्रकार के बदलाव ये भी अपेक्षित है। और उद्योगों की आवश्यकता क्या है? अभी कई जगह पर शुरू हो गया है, लेकिन इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्रीज का टाई अप, इंटरेक्शन, ये सब को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे उद्योग को बच्चे चाहिए ऐसे मिलते नहीं है, और फिर हमारी फौज तो बच्चों की बेकार खड़ी है सामने। मेरे एक मित्र ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स शुरू किया 3 साल का। आजकल तो चल रहा है ना होटल मैनेजमेंट, 3 साल का कोर्स, लाखों रुपया फीस। तो वो कहते थे कभी आप आइए तो देखिए हमारा कॉलेज। मैं एक बार उस स्थान पर गया तो देखने गया, सारा कॉलेज वगैरह दिखाया, फिर बैठे तो चाय पीते हुए उन्होंने कहा कि हमारे साल 1.5 साल में बच्चे कोर्स छोड़ छोड़ कर चले जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा आपके यहाँ शिक्षकों की कमी है, शिक्षक है तो पढ़ाते ठीक नहीं है, क्या है समस्या? तो कहना वो सब ठीक है। फिर मैंने कहा क्या समस्या? तो उन्होंने कहा कि हम 3 महीने शुरू बच्चे आते हैं तब तो हम फेमिलियर हो जाए इसलिए कॉलेज में उनको रखते हैं, लेकिन 3 महीने के बाद हर बच्चे को किसी न किसी होटल से हम टाइप करा देते हैं, और 3 घंटे वो कॉलेज में आते हैं और 4 घंटा होटल में जाकर काम करते हैं। तो साल 1.5 साल हो जाता है तो होटल के मालिक या मैनेजर ही कहता है कि बेटे तुमको 3 साल क्यों पढ़ाई करने की जरूरत है, तुम आ जाओ कल नौकरी दे देंगे, और बच्चे छोड़कर जाते हैं और नौकरी मिल जाती। तब मुझे विचार आया कि क्या होटल मैनेजमेंट का 3 साल के कोर्स की जरूरत है क्या? और प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया, अनुभव हो गया, तो होटल को जैसे जैसे लोग चाहिए, तो नहीं तो कोई भी 3 साल का कोर्स करके आने के बाद भी उनको 4-6 महीने ट्रेनिंग देने के बाद वो काम में लगता है। तो ये तो इनके यहाँ फ्री में आ रहा है और रेडीमेड व्यक्ति मिल गया। तो जिस प्रकार की उद्योगों की आवश्यकता है, इस प्रकार का स्किल डेवलपमेंट के या प्रैक्टिकल वोकेशनल एजुकेशन जो भी है उसके कोर्सेज होने चाहिए। तो उन्होंने कानपुर में सारा किस किस प्रकार के उद्योग है और क्या क्या उनकी आवश्यकता है, उद्योगपतियों से भी बैठक की और चिन्हित किए इस विषय, और आगे इस प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम यूनिवर्सिटी में प्रारंभ कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये है। तीसरी बात ये कि स्थानीय कई बात ऐसी होती है, कला, कारीगिरी आदि आदि बातें,
या स्थानीय लेवल पर भी अलग अलग प्रकार के इनोवेशन करने वाले, भले ही जिसको हम अनपढ़ कहे, ऐसे लोग होते हैं। मेरा निवेदन है कि ये उद्यमिता प्रकोष्ठ जो हमने ग्रामीण उद्यमिता प्रकोष्ठ किया है, तो उसमें ये भी बच्चों को देना चाहिए कि गांव में सर्वे के लिए जाए, लोगों को मिलने जाए, तब वहां के लोगों को पूछे कि आप क्या क्या प्रयोग करते हैं। कई ऐसे प्रयोग करते लोग, लेकिन हमारे विचार है वो डिग्री इनके पास नहीं होती, फॉर्मल सिस्टम उसको कोई मान्यता नहीं मिलती। तो इस प्रकार की कला, कारीगरी आदि आदि जो बातें हैं, कई इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट है। जैसे प्रेमानंद जी भी कह रहे थे कि हमारा प्राचीन ज्ञान की कई बातें आज भी उपलब्ध है, तो वो बच्चे देखे, उसकी प्रोसेस देखे, उसको अध्ययन करे, और उसके आधार पर फिर वो आगे अपना रिसर्च और बाकी सारी बातें कर सकते हैं। अभी झाबुआ में उन्होंने जिस दिन ये उद्घाटन किया 2 तारीख को, आपको आश्चर्य होगा कि 8 कमरों में उन्होंने प्रदर्शन रखा था, और वो इंक्यूबेशन सेंटर अटल इनोवेशन योजना अंतर्गत भी उन्होंने लिया है, तो उसमें बच्चे काम कर रहे थे, और लगभग 100 से अधिक बच्चे काम कर रहे थे वो 8 क्लासेस में। यानी आसपास का एक बिल्कुल पिछड़ा गांव, शराब से शराब और एकदम गरीब से गरीब गांव, जनजाति क्षेत्र का, उस गांव के 7-8 बच्चे वहां थे, छोटे छोटे बच्चे, जो आप देखेंगे तो वो भीख मांगने वाले बच्चे ऐसे दिखने में लगते बेचारे, लेकिन वो कंप्यूटर पर काम कर रहे थे वो बच्चे। और वहां कई प्रकार के उन्होंने सारे मॉडल तैयार किए थे बच्चों ने। इसमें एक वेबसाइट का उद्घाटन उन्होंने किया उस दिन। तो वेबसाइट किस प्रकार की थी कि वहां की स्थानीय जो विशेषताएं, जो बातें हैं झाबुआ की, कुछ कला है, कुछ कारीगरी है, कुछ खान पान भी है, इन सब का डेमोन्स्ट्रेशन उस वेबसाइट पर था। और उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से हम ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, कि यहाँ की जो सारी आइटम है, हम देश और दुनिया में जो भी डिमांड करेंगे उसको हम सप्लाई करेंगे। ऑनलाइन हमको ऑर्डर आएगा, ऑनलाइन पेमेंट आएगा, और हम उसको सारी वस्तुएं भेजेंगे। ऐसे सबसे पिछड़ा जिला मध्य प्रदेश का ट्राइबल एरिया, वहां ऑनलाइन बिजनेस शुरू हो जाएगा इस माध्यम से, आत्मनिर्भर झाबुआ के माध्यम से। तो इस प्रकार के ये 3-4 क्षेत्र को चिन्हित करके, उनका सर्वे करके, और समाज के इस सारे वर्ग के लोगों का एक समिति अगर बनती है तो बहुत उचित होगा। उन्होंने जो कानपुर में, झाबुआ में जो समितियां बनाई, उसमें शासन के लोग, प्रशासन के लोग, उद्योगपति, व्यवसायी, वहां के स्थानीय कला कारीगरी करने वाले, कुछ कृषि क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले, सामाजिक संगठनों के लोग, ऐसे सब प्रकार के लोगों को साथ लिया है। तो इससे काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे कानपुर में एक कार्यक्रम था, तो उसमें उद्योगपति और सरकार के बीच में जो टाइप होता है, उसमें जो काम करने वाली एजेंसी है यानी सरकार की, उसके अधिकारी एक उनको उन्होंने रखा है कमेटी। तो उन्होंने 5 मिनट के उद्बोधन में कहा कि इस उद्योगों के साथ ये सारे करने में आपको कोई भी आवश्यकता हो, समस्या हो, तो मुझे कहिए, मैं उसका सोल्व कर दूंगा। तो इस प्रकार का एक बहुत सामूहिक, एक अच्छा सुंदर प्रयास से कई प्रकार की समस्या अपने आप समाधान हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी विशेषता है। और इस दिशा में कई शैक्षिक संस्थानों ने, तकनीकी संस्थानों ने कई दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। जैसे एक आईआईटी ने इन्हीं दिनों में, चीनो कोरोना महामारी के संदर्भ में, ऋषिकेश एम्स को एक छोटा वेंटिलेटर बनाकर दिए। हमारे यहाँ वेंटिलेटर विदेश से आता नहीं था। आईआईटी दिल्ली ने WHO के मानक के अनुसार सैनिटाइजर बनाकर दिए। कई जगह अपनी लोकल आयुर्वेद के प्रकार बातों से सैनिटाइजर लोगों ने बनाए। कई संस्थानों ने मास्क बनाकर दिए बड़े मात्रा में।
तमिलनाडु के कॉलेज ने तो ये जो नर्स होती है, तो नर्स का काम करते ऐसा एक रोबोट बनाकर दिया। तो इस प्रकार के भागलपुर ट्रिपल आईटी ने उन्होंने अब एक ऐप तैयार किया कि जिससे कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव चेक किया जा सकता है। अभी तमिलनाडु के अपने साथ जुड़े हुए एक विद्यालय ने, छोटे से कस्बों में, गांव में विद्यालय है वो, उन्होंने कुछ आईटी कंपनियों के साथ टाइप किया विद्यालय में, और वहां के विद्यार्थी ऐप बनाने का सीख रहे हैं, और 4 ऐप तो अभी तक उन्होंने बना लिए उन बच्चों ने। वो तो इंजीनियर के बच्चे नहीं है, वो तो विद्यालय में पढ़ रहे हैं अभी। तमिलनाडु में ये एक होल्डिंग हॉस्पिटल बनाकर बच्चों ने दिया, आईआईटी के बच्चों ने, कि जो कहीं भी इधर उधर इसको ले जाया जा सकता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारे बच्चों में कोई कमी नहीं है। पूरी दुनिया हमारे बच्चों की बौद्धिक प्रतिभा का लोहा मानती है, और हमारे बच्चा अमेरिका जाकर, दूसरे देशों में जाकर सब कुछ कर रहे हैं। और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनी, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ हमारे बच्चे हैं। तो भारत में क्यों हमारे बच्चे नहीं कर सकते? बस आवश्यकता है ऐसा एक वातावरण, ऐसा एक अवसर देने की, ऐसे पाठ्यक्रमों और पेडागोजी लेवल पर इस प्रकार के बदलाव करने की। फिर क्यों हमारे बच्चे विदेश जाएंगे? उनमें भी समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की भावना है, नहीं ऐसा नहीं है। तो इस दिशा में अपने सारे तकनीकी संस्थानों में नहीं, सिर्फ हमने तो एक प्रधानमंत्री जी, मैंने पत्र लिखा है और मैंने कहा है कि देश में 644 जिले हैं और 950 विश्वविद्यालय हैं। अगर एक विश्वविद्यालय एक जिला एडॉप्ट कर लेता है तो 5 साल में देश आत्मनिर्भर हो सकता है। तो मुझे बड़ा आनंद है, और मैं इसलिए बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं और बहुत अग्रणी भूमिका ले रही है। तो इस दृष्टि से मैं चाहता हूं कि आपके विश्वविद्यालय से देश के अनेक विश्वविद्यालय प्रेरणा लेंगे और एक कार्यक्रम आगे कभी आयोजित करेंगे कि तकनीकी विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के जो आत्मनिर्भरता के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका भी एक कोई कार्यक्रम सामूहिक रूप से भी करेंगे। तो विचारों के आदान प्रदान और एक दूसरे के प्रयोगों के आदान प्रदान के द्वारा हम और इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस दिशा का प्रयास का आपने शुभारंभ किया है, इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे इस अवसर पर इस अभियान के समापन कार्यक्रम में आपने निमंत्रित किया और मुझे मेरे विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, इसलिए आप सभी को, विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत ही अद्भुत तरीके से हमें समाज से जुड़ करके और समाज है तभी हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बने। इसी संबंध में एक प्रश्न है, हमारे जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नितेश कुमार जी डांगी है, तो उनका प्रश्न आपसे है अतुल सर। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड में भी सबसे बड़ा है, तो परंतु यहाँ पे जो आम समस्याएं हैं, जैसे महिलाएं असुरक्षित हैं और हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनकी सुरक्षा पर भी पूर्ण रूप से कार्य नहीं हो पा रहा है, आज भी वो अनसेफ फील करते हैं। तो क्या हम स्टूडेंट होने के नाते और किस तरीके से इन चीजों में बदलाव ला सकते हैं जो समाज की समस्याएं हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। जिस क्षेत्र को हमने एडॉप्ट किया होगा बीकानेर विश्वविद्यालय ने, उस गांव के समग्र विकास का कार्य हमने हाथ में लेना चाहिए। इसमें ये सारी बातें सम्मिलित हो जाएगी कि बच्चों को शिक्षा देने की बात है गांव में, और गांव में विद्यालय है लेकिन विद्यालय में ठीक से शिक्षा व्यवस्था नहीं होती है, शिक्षक आते नहीं है, जाते नहीं है, ऐसी कई समस्याएं हैं। या शिक्षक भी प्रामाणिकता से आते तो उनके पास संसाधन नहीं होते, दिशा नहीं होती है।
तो ऐसे विषयों में हम सहयोग उनको कर सकते हैं। और जो ये आत्मनिर्भरता का काम है उसमें महिलाएं बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं। और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता वो तकनीकी शिक्षा के तकनीकी माध्यम से कम शायद हो सकती है, लेकिन बाकी कई विषय हैं। जैसे जिस विषयों की एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी ये सारी बात एक्सपोर्ट होती है। जैसे उदाहरण के लिए आज हम वेफर भी पेप्सी की वेफर खा रहे हैं। तो जिस कस्बों में, गांवों में आलू पर्याप्त मात्रा में होते हैं, तो वहां अगर महिलाओं को ये थोड़ा वेफर के छोटे-छोटे मशीन दे दिए जाए, वैसे तो वेफर बना लेती है हमारी महिलाएं घर में बहुत होती है, वो पौष्टिक वेफर होता है वास्तव में। लेकिन आज तो दिखावा का जमाना है ना, कि जो पेप्सी और बाकी कंपनियां जो रेडीमेड वेफर बेचती है, ऐसा स्वरूप लोग चाहते हैं। तो इस प्रकार की छोटा से मशीन उनको दे दिए जाए, तो महिलाएं अपने घर में ये काम कर सकती। जैसा पापड़ बनाने का लिज्जत कंपनी थी, वो शुरुआत में ऐसे ही किसी एक महिला ने शुरू किया था, और आज दुनिया देश की बहुत बड़ी कंपनी पापड़ की हो गई। आचार, पापड़, मसाला, ये सारी चीजें विदेश एक्सपोर्ट होती है भारत से। तो उस क्षेत्र में महिलाओं इस प्रकार का जो वहां की फसलें हैं, वहां की जो उत्पादन है, उसको ध्यान में रखकर इस प्रकार के कुछ काम उनको दिए जाएंगे प्रोजेक्ट, और थोड़ी दिशा दी जाएगी, और उसका प्रोसेसिंग सिस्टम में हमको सहयोग करें और उसका मार्केटिंग ठीक से हम कर दें। ये दो काम हम सहयोग कर दें, तो वहां की महिलाएं स्वयं आत्मनिर्भर हो जाएगी। तो इस प्रकार के कार्यक्रम हम हाथ में ले सकते हैं गाँव में, और समग्र विकास उस गाँव का इस दिशा में ये सारी बातें अंदर इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। बिल्कुल सर, और इन्होंने महिला सुरक्षा की बात की, तो मुझे लगता है कि हाँ, जागरूकता के क्षमा साथ करिए। इसमें सुरक्षा की दृष्टि से तो दो बातें हैं कि एक तो अपने विश्वविद्यालय में प्रारंभ करना चाहिए, और सभी जगह गांव में भी, कि लड़कियों को शारीरिक दृष्टि से सक्षम बनाना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे कराटे है, जूडो है, योग है, ये सब माध्यम से महिलाएं बहुत सशक्त हो सकती हैं। तो महिलाओं को हम सुरक्षित करेंगे, ये स्थायी उत्तर नहीं है। लेकिन महिला स्वयं अपने बलबूते पर खड़ी हो जाए, सक्षम हो जाए, सशक्त हो जाए, तो वो सबको उत्तर दे देगी। ये हमने अपने विश्वविद्यालय में भी करना चाहिए कि लड़कियां जो है उनको शारीरिक दृष्टि से कैसे सक्षम करना, शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टि से। बिल्कुल सर, और प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन आपके सेशन के दौरान भी काफी प्रश्नों के उत्तर हमें मिल चुके हैं, जैसा प्रेम सर ने सेशन लिया और आपने लिया। ये बढ़ाती हूँ, मैं आमंत्रित करती हूं प्रोफेसर एच.डी. चारण सर को कि वह अध्यक्षीय उद्बोधन द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। ओवर टू चारण सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद ममता पारिक जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय अतुल जी कोठारी, राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, और महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ से प्रेम आनंद जी मिश्रा, मैं आप दोनों का बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय में पहली बार आगमन के लिए विशेष आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस विश्वविद्यालय के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि शिक्षा से जुड़े हुए दो ऐसे व्यक्ति, तो महात्मा गांधी जी ने जिस संस्थान की स्थापना की और जो आज आत्मनिर्भर भारत की जो बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी ने 1905 में स्वदेशी का आंदोलन के नाम से शुरू की थी। मुझे लगता है उसी का ये नया संस्करण हमारे सामने आत्मनिर्भर भारत के रूप में आया है। चलो देर से ही सही, आखिर आया तो सही। कि अगर महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक गांव स्वावलंबन नहीं होगा तब तक देश स्वावलंबी नहीं हो सकता, और जो शहर है वो गांव पे निर्भर होने चाहिए, गांव शहरों पे निर्भर नहीं होने चाहिए। ये बात मुझे लगता है कि आज इतने सालों बाद जाके हमारी व्यवस्था को भी समझ में आई, और विशेषकर कोविड के टाइम में जब ये देखा कि बहुत से मजदूर बड़े बड़े शहरों से निकल के अपने गाँवों की तरफ भागे,
और पता लगा कि ये जो मजदूर है कोई आसपास के गांव के नहीं है, किसी दूसरे राज्य से सिर्फ मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में गए हैं, तो इससे कोई भयावह स्थिति नहीं हो सकती कि 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए एक व्यक्ति को अपना गांव, अपना शहर, अपना राज्य छोड़ के अगर दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, तो इससे बढ़कर हमारी अर्थव्यवस्था और उस दिशा के लिए कोई प्रश्न चिन्ह नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि यही एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा कि सोचा कि अगर जब तक हमारा गांव में बैठा व्यक्ति कम से कम उसको मिनिमम आवश्यकता है, जो न्यूनतम उसकी जरूरत है, उसका उस व्यवस्था का उत्तर तो उसको वही मिल जाना चाहिए, वो व्यवस्था तो उसको वही मिल जानी चाहिए। यही सोच के ये लागू किया गया। और जब इसमें शिक्षा की भूमिका को देखें तो मुझे लगता है कि शिक्षा की तो महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा इतने वर्षों से जिस रूप से जो हमको शिक्षा दी जा रही है, उसके माध्यम से यही बताया जा रहा है कि अगर आप पढ़ लिख लोगे तो आप इस वर्तमान जो काम कर रहे हैं उससे आपको निजात मिल जाएगी। इस तरह का भाव पैदा किया गया है कि वर्तमान काम, चाहे वो खेती है, पशुपालन है, दुकानदारी है, यहाँ तक कि एक अच्छा शोरूम चलाने वाला, शहर में शोरूम चलाने वाला व्यक्ति भी अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के और उसको ये उम्मीद रखता है कि वो यहाँ से कहीं और जाके नौकरी करेगा। यानी हमने इस पूरे समाज की व्यवस्था को उसको जारी रखने की बजाय, उसको और समृद्ध करने की बजाय ये दिशा दिया कि आपके लिए कोई और नौकरी देगा, आप कहीं और जाके नौकर बने। इससे बड़ी भयावह स्थिति नहीं हो सकती। और इस शिक्षा की स्थिति को मुझे लगता है बदलने की जरूरत है। और शिक्षा की अगर स्थिति बदलती है तो निश्चित रूप से स्वावलंबन अपने आप आने वाला है। मैं मेरे आसपास बहुत से लोगों को देखता हूं, जिस बाड़मेर जैसलमेर से मैं आता हूं, बहुत से बच्चे जो किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए, मूल रूप से कारण यही रहा कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी कि वो शहर में जाके पढ़ सके। उन बच्चों ने अपना कुछ कामकाज किया, जैसे कुछ बच्चों ने सुथार का काम करना सीख लिया, कुछ बच्चों ने शहर में जाके पेंटर का काम सीख लिया। वो बच्चे अभी शहर में जाके उसमें जो भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा बच्चा था, जैसे कोई 10वीं 12वीं पास था, वो वहां जाके फर्नीचर का कॉन्ट्रैक्टर बन गया। उससे थोड़ा सा अच्छा था, वो वहां का इंटीरियर डेकोरेटर बन गया। यानी उसने जो भी उसके पास शिक्षा थी, शिक्षा को अपने काम को उन्नत करने में उपयोग किया, न कि बीए एमए करते करते 30-32 साल तक यही सोच के लगा रहा कि मुझे कोई और नौकरी देगा, और 30-32 साल के बाद वापिस अपने गांव में आया तो न तो अपना गांव का काम करने लायक बचा हुआ है, न शिक्षा के माध्यम से कुछ हासिल करने वाला है। मुझे लगा कि ये शिक्षा की स्थिति है, उसको बदलने की जरूरत है। और संभवतः नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसको दिशा दी है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है सभी शिक्षकों की और सभी विश्वविद्यालयों की, जो इसके प्लानर है और इम्प्लीमेंटर्स है। मैं विशेष रूप से कहूंगा कि जो इसके इम्प्लीमेंटर्स है, क्रियान्वित करने वाले हैं, और क्रियान्वयन करने वालों में हो सकता है वाइस चांसलर का कुछ रोल रहा होगा, कुछ रोल रहेगा, कि महत्वपूर्ण रोल रहेगा हमारे शिक्षकों का। जब तक शिक्षक ये ठान नहीं ले कि शिक्षा की दिशा क्या होगी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि अच्छा काम करने के लिए शिक्षक को कभी किसी ने नहीं रोका, कोई सरकार नहीं रोकती, कोई व्यवस्था नहीं रोकती, कोई उसका पड़ोसी नहीं रोकता, कोई राजनीतिक नहीं रोकता। अच्छा काम करने के लिए, अच्छा दिशा के लिए हमेशा स्वागत है। तो शिक्षा नीति भी उसको समर्थन कर रही है, समर्थन भी नहीं करे, उसको बढ़ावा दे रही। मुझे लगता है कि हमारे शिक्षकों की दिशा को बदलने की जरूरत है। इस नाते मैं निश्चित रूप से यहाँ उपस्थित सभी को बताना चाहूंगा कि बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय ने इस मन स्थिति को बदलने के लिए महत्वपूर्ण काम किया। जब मैं मन स्थिति बदलने की बात करता हूं तो मैं इस बात को इंगित करना चाहता हूं कि हमारा समाज में रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी उत्तरदायित्व क्या है समाज के लिए। अगर हम इस धरती पे जो हम आए हैं, तो क्या हम सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए आए हैं? तो इस रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए मानवीय शिक्षा, मानवीय मूल्यों की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय ने इसको पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से लागू किया है। और जब निष्ठा से लागू करने की बात करता हूं तो मैं सिर्फ से ये कहना चाहता हूं कि हमारे कॉलेज के हर शिक्षक ने इस शिक्षा को वर्कशॉप के माध्यम से 8 दिन के लगातार वर्कशॉप के माध्यम से समझा है कि उसकी भूमिका क्या है, उसकी समाज में क्या भूमिका है, और इस पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए, उसको संवर्धित करने के लिए, और इससे भी ऊपर जाके मैं कहना चाहूंगा कि उसके सदुपयोग करने के लिए उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। आज संरक्षण और संवर्धन की सभी लोग बात करते हैं,
लेकिन जिस तरह की माना मेरी जीवन शैली है, मैं 5 पेड़ लगा भी लूं और मेरे अभी जीवन शैली की वजह से कहीं और 100 पेड़ कटते होंगे, क्योंकि हमको जो भी व्यवस्था मिलती है प्रकृति से मिलती है। पेड़ कटो चाहे संसाधन का दोहन होता हो, तो जब तक सदुपयोग का भाव नहीं आएगा तब तक प्रकृति का संरक्षण भी नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल हमारे हर शिक्षक ने जाना है। और मुझे बताते हुए कि मैं माननीय अतुल जी को बताना चाहूंगा कि अब तक इस तरह के कार्यशाला से 600 शिक्षकों ने ट्रेनिंग ली है 8 दिन की कार्यशाला, और वो सभी शिक्षक पूरे मनोयोग से अपने बच्चों को इस बात को बता रहे हैं। और इस कोविड के समय उन्होंने 5 दिन की लगातार इसी कार्यशाला के माध्यम से एवरीडे 3 घंटे से और इस विषय को बच्चों को समझाया है कि उसकी घर में क्या जिम्मेवारी है, कि घर में वो अच्छा संबंध पूर्वक कैसे रह सकता है, घर से हटकर पड़ोसी से, अपने गांव से, यानी मनुष्य से मनुष्य के साथ संबंध पूर्वक कैसे रह सकता है, और फिर प्रकृति के साथ संबंध पूर्वक कैसे रह सकता है। और इन तीनों के साथ संबंध पूर्वक रहने के लिए वो व्यक्ति के रूप में अपने आप में वो शरीर है या मैं है, मन है, इन दोनों की आवश्यकताओं को समझ के कैसे संपूर्णता से रह सकते हैं, इस विषय को ऑनलाइन कार्यशाला के माध्यम से विद्यार्थियों को समझाया। और पहली ही कार्यशाला 250 की कार्यशाला के बाद में इतने अच्छे अनुभव आए, उनके माता पिता ने भी इस कार्यशाला को ज्वाइन किया, उनके छोटे बड़े भाई बहन ने भी उसमें शामिल हुए। इतने अच्छे उसके परिणाम आए कि अब तक लगभग हम 5000 से ज्यादा विद्यार्थियों को इसका कार्यशाला को करा चुके हैं। और मैं इसके लिए मेरे सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये वो शिक्षक थे जो चूंकि खुद कार्यशाला करके आए थे, उन्होंने महसूस किया कि हमारी जिम्मेवारी सिर्फ चौक और बोर्ड तक नहीं है, हमारी भूमिका बहुत बड़ी है, हम पीढ़ी में परिवर्तन कर सकते हैं, नई पीढ़ी को तैयार करने वाले हैं। और उन्होंने रात दिन लग के इस विषय को, लोग कहते थे कि ऑनलाइन पढ़ाना बहुत मुश्किल होता था, अब मुझे लगता है कि अगर मान्य मूल्यों की शिक्षा भी अगर ऑनलाइन से दी जा सकती है तो हर चीज ऑनलाइन से पढ़ाई जा सकती है। उन्होंने 5000 विद्यार्थियों को अब तक इसकी बात की प्रेरित किया है, प्रशिक्षित किया है। और अब आने वाले टाइम में ऐसा तय किया गया है कि पूरी यूनिवर्सिटी में एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं बचना चाहिए जो इस तरह की कार्यशाला से नहीं निकला। और यहाँ तक भी तैयारी की है कि आने वाला जो बैच है, जो 1 नवंबर से आएगा और कुछ 15 अक्टूबर से आया, उसके लिए भी तैयारी ली गई है कि पहले ही हफ्ता में उनको 1 हफ्ते की इसी कार्यशाला से निकले। मुझे लगता है कि मन स्थिति तैयार करने की जरूरत है कि हमारा विद्यार्थी जो है अंततः अपने जहां से आता है उसके आसपास सोचे कि मैं वहां अपना क्या योगदान दे सकता हूँ। मुझे लगता है हम सभी विद्यार्थियों को यही शिक्षा देते हैं कि आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में जाना है, बड़ा पैकेज लेना है। मुझे लगता है कि इस दिशा में बहुत से कुछ विद्यार्थी होते हैं जो बड़ा पैकेज ले पाते हैं, बहुत से विद्यार्थी, जैसा अभी माननीय अतुल जी ने कहा कि बहुत से विद्यार्थी इसके काबिल ही नहीं होते कि वो कोई रोजगार पा सके। उसके लिए भी हमको अपने आप को जिम्मेवार मानना चाहिए कि हमने उसको दिशा सही नहीं दी। उसको कहते हैं कि तुम्हारे आसपास गांव में हजारों समस्या है, तुम्हारे मोहल्ले के हजारों समस्या है, तुम पढ़े लिखे व्यक्ति हो, उन समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं, उसके बारे में भी सोच सकते हैं। मुझे लगता है अगर हमने उनको इसे सदी होती तो निश्चित रूप से अपने भागीदारी तय करते और अपने आप को उपयोग भी साबित भी कर सकते थे। इसी की कड़ी में हमने ये उनका मनस्थिति बदलने के साथ में दूसरा जो काम किया है कि हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल शुरू किया है। उसके माध्यम से बच्चों से हमने प्रोजेक्ट मांगे कि आपके आसपास क्या समस्या है जिसका समाधान आप सोच के ठीक कर सकते हो। मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लगा कि माननीय अनिल गुप्ता जी IIM अहमदाबाद से वो आए, उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया और पहले ही आह्वान में 500 प्रोजेक्ट हमारे पास आए। माना 500 आइडिया वायबल नहीं थे, उसको हम ऑफिस टीचर के साथ मिलकर ठीक कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ बहुत अच्छे वायबल आइडियाज थे जो उनके साथ मिलकर आगे बढ़ा रहे। और मैं सबसे बड़ा जो इसमें देखता हूं कि बच्चों ने कम से कम अपने आसपास सोचना शुरू किया, अपने पास के लोगों के बारे में सोचना शुरू कर रहे, अपने गांव मोहल्ले के बारे में सोचना शुरू किया, तो निश्चित रूप से वहां से कुछ समाधान भी निकलने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब जो हमने ग्रामीण उद्यमिता का प्रकोष्ठ शुरू किया है, इसके लिए भी हमने एक कार्य योजना अपने मन में रखी है कि क्योंकि आधा राजस्थान बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के डोमेन में आता है, तो आधे राजस्थान का जब आता है तो जहां जहां हमारा कॉलेज है, हमसे एफिलिएटेड कॉलेज है, उनके लिए हमने ऐसी कार्य योजना तय की कि वो वहां के लोगों का सर्वे करें। जिस तरह से मैं चर्चा भी कर रहा था कि जैसे आत्मनिर्भर कानपुर की बात चली, तो वो किस तरह का सर्वे चाहिए, काम मांगने वाले कौन लोग हैं, काम देने वाले कौन लोग हैं, किस काम की आवश्यकता है, क्या नए काम शुरू हो सकते हैं। तो हर एक विद्यालय को इस तरह की हमें टास्क देने वाले हैं और इस टास्क के बाद में उन बच्चों को जोड़ के कि बच्चे उसमें प्रोजेक्ट के रूप में क्या प्रोजेक्ट ले सकते हैं और उस प्रोजेक्ट को अपने करिकुलम का हिस्सा बनाने की भी सोच रहे हैं।
ताकि फर्स्ट ईयर के बाद जो ट्रेनिंग होती है, सेकेंड ईयर के बाद में ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग ऐसी प्रोजेक्ट पे ही वो ट्रेनिंग करे और उसमें से कोई न कोई समाधान निकाले, नया इनोवेशन करें, नया समाधान निकाले। उसमें ये भी सोचते हैं कि नए इनोवेशन में कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ग्रामीण परिवेश के लोगों को हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी जो आराम से जिसको अडेप्ट कर सकते हो, ऐसी टेक्नोलॉजी, इस माध्यम से हमने उसको जोड़ने की हमारी इच्छा है, ऐसा करने जा रहे हैं। ऐसा ही हमने एक एमओयू महात्मा गांधी काउंसिल फॉर रूरल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशन मिनिस्ट्री का ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ किया है और उनके साथ मिलकर भी इस तरह के विषयों को गांव के लोगों के साथ लेने वाले हैं। इसी तरह का एक हमने एमओयू फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ के साथ किया है। ऐसा ही एक एमओयू हमने एमएसएमई एसोसिएशन के साथ किया है और उनके थ्रू भी रूरल एंटरप्रेन्योर को भी हम आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान का जो एम्प्लॉयर एसोसिएशन है, जो एम्प्लॉयमेंट देता है, उनके साथ मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो काम किया हमने, आज का जो समापन है और उनकी हमारी बात होगी, उनके साथ भी हम ऐसा एमओयू करने जा रहे हैं। इन सब ये योजनाओं का जो प्रमुख उद्देश्य है कि हमारा विद्यार्थी सबसे पहले उसके मन में भाव आए कि जहां से वो आया है और उसको उसके लिए कुछ करना है। तो जब वो ये भाव उनमें पैदा हो जाएगा, मैं समझता हूँ यही शिक्षा का प्रमुख दायरा यही है कि उन लोगों के मन को, भाव को बना सके। और टेक्निकल एजुकेशन होने के नाते उनमें से जो प्रोजेक्ट निकलते हैं वो निश्चित रूप से उनके किसानों के काम आने वाले हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं। मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखा हूँ कि जब राजस्थान के बारे में बात आती है तो हमेशा वाटर कंजर्वेशन की बात आती है। मैं जिस जगह से आता हूँ, बाड़मेर के जिले से, जहाँ मैंने देखा है कि हमने तालाब का पानी पिया है और लगभग 12 महीने जो पानी इकट्ठा किया होता है उसी पानी को पीते आए हैं। मैं पिछले 15 साल को छोड़ दूं तो उससे पहले तक ऐसी व्यवस्था से पानी पीते थे। अभी भी बहुत से लोग पानी पीते हैं। वाटर कंजर्वेशन के नाम से अभी सरकार की ये पॉलिसी रही है कि जो पानी छत का है वो किसी पाइप के माध्यम से आप अंडरग्राउंड पे भेज देंगे ताकि ग्राउंड रिचार्ज हो जाए। मुझे मन में आता है कि जब पहले सभी लोग पानी को इस ग्राउंड में भेजने की बजाय उस पानी को इकट्ठा करते थे, एक वाटर टैंक में इकट्ठा करते थे और उसको पीते थे। अब कभी कभी तो सरकार इस तरह की घोषणा भी करती है कि गांव में हम एक कम्युनिटी आरओ लगा देंगे और 1 रुपए में आपको घड़ा भर देंगे। मुझे लगता है कि इस कम्युनिटी आरओ की अगर हम आदत डाल देंगे तो ये सस्टेनेबल भी नहीं। जो पानी हम पीते थे और बरसों से, पीढ़ियों से पीते आ रहे थे, उसको हमने कहा ग्राउंड में डाल दो, ग्राउंड रिचार्ज कितना होगा, क्या होगा, और फिर उसको वापस निकालेंगे, फिर उसको प्यूरिफाई करेंगे, फिर पिएंगे। मैंने अपने इस विश्वविद्यालय में एक अनुभव किया है और एक प्रयोग करने जा रहा हूँ कि 2 हॉस्टल की छत से जितना भी पानी आ रहा है उसको हमने एक अंडरग्राउंड टैंक बनाया, उसमें इकट्ठा किया है। एक कैफेटेरिया नया बनाया है, उससे जितना भी पानी आता है उसको अलग इकट्ठा किया है, टैंके को प्रॉपरली उसको ढक के रखा, साफ पानी है, और उसके पानी को मैंने पीना शुरू किया है। सबसे पहले मैं खुद पी रहा हूँ, मेरे परिवार के सभी लोग पी रहे हैं, और उसको हमने टेस्ट किया है कि जो पोर्टेबल वाटर की क्वालिटी होती है, जो पैरामीटर है, उसके हिसाब से उसके क्या पैरामीटर, हर सप्ताह उसके पैरामीटर को हम चेक करें, उस पैरामीटर के हिसाब से कितने दिनों तक वो पानी पीने योग्य है, और उसके बाद में क्या मिनिमम ट्रीटमेंट देने के बाद में वो पानी पीने योग्य बन सकता है, और कितने महीनों बाद या कितने दिनों बाद वो पीने योग्य नहीं बचेगा ट्रीटमेंट देने के बाद में, तब उसको पेड़ पौधों के लिए उपयोग किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि इस तरह का प्रयोग एक बहुत बड़ा व्यापक गांव में, और जितनी व्यवस्था हमारे आसपास पानी के लिए त्राही त्राही हो रही है, मैं समझता हूँ मैंने जो व्यवस्था देखी कि एक कुआं था, पूरा गांव पानी पीता था, आज उसी कुएं का पानी बह के पास में तालाब बन गया है, लेकिन उसको कोई संभालने वाला लोग नहीं है, वही पीढ़ी अभी बैठी है। शायद इसी वजह से कि उन्होंने महसूस किया कि हमारा नहीं है, सरकार का काम है, सरकार करेगी। मुझे लगता है कि शिक्षा के माध्यम से इस दिशा को बदलने की जरूरत है, और हमने इस विषय को और आगे बढ़ाने के लिए MBA एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी शुरू किया है, ताकि विद्यार्थी अल्टीमेटली जुड़ के और गांव से जुड़े और गांव का विकास कैसे कर सकते हैं। अंततः भारत गांव का देश है, ऐसा नारा तो हम बहुत लगाते हैं, लेकिन हम जब दिशा बदली है कि हर व्यक्ति गांव से ट्रांसपोर्ट होके और शहर में जा रहा है, जबकि जरूरत तो ये थी कि गांव का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए था। और मुझे सिर्फ एक योजना याद आती है जिसकी कितना परिवर्तन हो सकता है सरकार की योजना से। परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक योजना दी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। उस योजना के बाद में गांव की कायाकल्प हो गई। गांव की चीज जो तुरंत शहर नहीं पहुंच सकती थी, पहुंचने लगी। शहर की चीज गांव में आने लग गई।
एक ही योजना में अगर मैं कल्पना करूं कि ये योजना अगर 1950 में लागू की होती और हमारा सारा जो विकास की दिशा थी अगर गांव की तरफ मोड़ी होती, तो निश्चित रूप से आज जिस तरह से गांव का व्यक्ति अपना सारा कुछ पौराणिक पारंपरिक कामकाज छोड़ के बेरोजगार हुआ जा रहा है, वो बेरोजगार नहीं होता। उन्होंने दूसरी एक योजना दी थी नदियों को जोड़ने की। अगर नदियों को जोड़ा गया होता तो हमारा आज कोई किसान मजदूर नहीं बनता। मुझे लगता है सरकार बहुत अच्छी दिशा दे सकती है, और वर्तमान में जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है, निश्चित रूप से यही दिशा होने वाले है कि गांव की तरफ ही विकास की दिशा जाने वाली है। ऐसे में शिक्षा की जो महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो लोगों को जन जागरण कर सकता है, अपने करिकुलम में बदलाव करके विद्यार्थियों को उसके लिए प्रेरित कर सकता है और उनके लिए आगे काम करने के लिए बढ़ावा दे सकता है, नए इनोवेशन के माध्यम से गांव की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान कर सकता है, सामान्य टेक्नोलॉजी से अच्छा काम कर सकता है। इस दिशा में सभी विश्वविद्यालय जो प्रयास करेंगे, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय अपना प्रयास कर रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि हमने इस कार्यक्रम को किया और आप लोगों का उसमें सहभागिता हुई। मैं आपका बहुत बहुत बार फिर अभिनंदन स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और एक एकेडमिशियन होने के नाते हम आपके नेतृत्व में जो कर रहे हैं, और हम आश्वासन भी दिलाते हैं, चूंकि विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं इस क्षेत्र के, कि हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि आत्मनिर्भर भारत में हम अपना योगदान दे सके शिक्षक होने के नाते, और विद्यार्थियों को इस अभियान में हम जोड़ सके। तो मैं कार्यक्रम को अंतिम तौर पे ले जाती हूँ धन्यवाद ज्ञापन की ओर। मैं आभारी हूँ श्री अतुल कोठारी जी सर की, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए, और उन्हें बहुत ही प्रेरणादायी अपने विचारों द्वारा उत्साहित किया आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने के लिए। मैं आभारी हूँ श्री प्रेमानंद मिश्रा जी सर की, जिन्होंने हमारे लिए समय निकाला और अपने गांधीयन विचारों द्वारा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मैं आभारी हूँ प्रोफेसर एच.डी. चारण सर की, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करें। थैंक यू आयन सिंह सर, और सभी प्रतिभागियों को मेरा धन्यवाद। और सर, ये कार्यक्रम का अंत जरूर है, लेकिन हमारे मिशन का आगाज है। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय पूरी तरीके से इस मिशन में अपना पूर्ण रूप से योगदान देगा। हमारे जो विद्यार्थी हैं, 8000 विद्यार्थी और 42 कॉलेजेस, सभी साथ मिलके हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। तो शीघ्र ही हम वापस कामना करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े और बीच बीच में अपना समय हमें देते रहें और मार्गदर्शन करते रहें हमारा। इसी के साथ मैं कार्यक्रम के समापन की घोषणा करती हूँ। थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम।